मोदी जी की तरफ से पूरा आईटी सेल, स्वयं मोदी जी के बयान, ईरान के दुश्मनों को फ़ोन कर कर के सहानुभूति बताना और एक सामान्य शिष्टाचार के तहत किसी के निधन पे RIP रेस्ट इन पीस तक ना लिखना क्यों हो रहा है? अचानक पिछली मोदी जी की यात्रा में मोदी जी ने नेतन्याहू के साथ एकदम दोस्ताना क्यों बरता, या दूसरे शब्दों में हथियार क्यों डाल दिए, या एक दिखावे की जो दूरी थी उसको भी खत्म क्यों कर दिया? ये सोचने वाला सवाल था। हम सब ने जाना कि प्रधानमंत्री की यात्रा के लेवल का एक भी डील इस यात्रा में नहीं हुई, और जब यात्रा हुई थी उसके दूसरे ही दिन ईरान के साथ युद्ध शुरू हो गया। बहुत सारे पत्रकार जो मोदी जी को कवर करने गए थे वो तक वहां फंस गए थे। यहां जाकर एक विचार मन में आता है कि ऐसा क्या है जो मोदी जी को वहां पर भाता है। इस बीच में आपके दिमाग में एप्स्टीन का विचार भी आता है, जो लोग अक्सर लिख रहे हैं, और जब एप्स्टीन का विचार मन में आता है तो बार बार अनिल अंबानी आता है, और जब अनिल अंबानी आता है तो आपके दिमाग में एक चीज़ आती है कि भाई अनिल अंबानी को राफेल मिल गया क्योंकि एप्स्टीन ने मोदी जी के लिए बातचीत की वगैरह वगैरह, जो ईमेल से दिखता है। तो एप्स्टीन, अनिल अंबानी, हरदीप सिंह पुरी, यही सब बिंदु होंगे। लेकिन इन सब बिंदुओं के बीच में बहुत कुछ ऐसा भी प्रतीत होता है, दिखाई देता है, जो कहीं एप्स्टीन फाइल में नहीं है। भारत का एक और शख्स है, A1 या A2 कह लीजिए, जिसके बहुत सारे बिंदु साफ साफ दिखाई देते हैं कि एप्स्टीन फाइल के जरिए कहें या उसके बगैर कहें, इजराइल ने मोदी जी को बहुत कुछ दिया, या कहें कि मोदी जी ने इजराइल से बहुत कुछ दिलाया। किसको दिलाया, क्या दिलाया, कैसे दिलाया, यही सब बात अपन इस वीडियो में करेंगे। मैं हूं ब्रिजेश वशिष्ठ, आप देख रहे हैं NockingNews.com का यूट्यूब चैनल। जिन साहब की अपन बात कर रहे हैं, हमने देखा कि उनके साथ में उनका नाम है अडानी साहब। हमने देखा कि अडानी जी जो है उनको श्रीलंका से कैसे ठेका मिलता है, उस पर विवाद होता है। वहाँ की संसद की कमेटी के रिकॉर्ड में आता है कि भारत के प्रधानमंत्री ने वो ठेका दिलाने के लिए दबाव डाला था श्रीलंका के राष्ट्रपति पे। बाद में मरम्मत होती है चीज़ों की, इधर उधर हो जाती हैं, हमें नहीं पता सच क्या है, लेकिन सामने जो आया। इसी तरह से बांग्लादेश के मामले में आया, किस तरह से डील हुई। ये वो देश थे जिनसे बहुत ज़्यादा गहरे और गहन संबंध नहीं थे, लेकिन फिर भी मोदी जी ने अडानी साहब को ठेके दिलाने के लिए काम किया। ये दो तो उदाहरण हमारे सामने हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी बातें इधर उधर से आप सुनते रहते हैं। हो सकता है सारी बातें गलत हो, मुझे नहीं पता, परंतु कुछ बातें ऐसी हैं जो आपको और सोचने पर मजबूर करती हैं। इजराइल से जुड़ी हुई डिटेल्स में जाए इससे पहले मैं अरविंद केजरीवाल का एक भाषण आपको याद दिलाना चाहता हूँ। ये भाषण अरविंद केजरीवाल का आया था 28 मार्च 2023 को। 28 मार्च 2023 को अरविंद केजरीवाल दिल्ली विधानसभा में खड़े होकर आरोप लगाते हैं कि मोदी जी जो हैं अडानी के बीच में गहरे रिश्ते हैं, और बिजनेस मोदी जी का है, अडानी तो चेहरा है। ये दिल्ली विधानसभा में अरविंद केजरीवाल ने भाषण दिया। साल भर के अंदर अरविंद केजरीवाल जेल में थे। अडानी तो केवल फ्रंट है, अडानी में सारा पैसा मोदी का लगा हुआ है। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है, ये नहीं हो सकता। कहते हैं अडानी के अंदर सारा पैसा मोदी जी का लगा हुआ है, अडानी केवल फ्रंट है, अडानी तो केवल मोदी जी का पैसा मैनेज करता है, मैनेजर है। उसको 10%, 15%, 20% इतनी कमीशन मिलती है, बाकी सारा का सारा पैसा मोदी जी का लगा हुआ है। अगर कल को जांच हो गई, जेपीसी बैठ गई, ईडी की जांच हो गई, सीबीआई की जांच हो गई, तो अडानी नहीं डूबेगा, मोदी जी डूबेंगे। जिस दिन अडानी डूबा
उस दिन मोदी जी डूबेंगे। मैंने कहा यार उनको पैसे की क्या जरूरत है, प्रधानमंत्री जी को, मोदी जी को, उनके ना आगे कोई ना पीछे कोई, उनको क्या पैसे की जरूरत है। तो कहता है सर पैसे की हवस होती है, लत होती है। कहता है इतने दुनिया में इतने बड़े बड़े अमीर आदमी हैं, उनको कोई अब और पैसे की थोड़ी जरूरत है, लगे पड़े हैं सारे, और पैसा और पैसा और पैसा। बोला हवस होती है। बोला जिस दिन अडानी दुनिया का सेकंड रिचेस्ट मैन बना था, अडानी दुनिया का सेकंड रिचेस्ट मैन नहीं बना था, मोदी जी दुनिया के सेकंड रिचेस्ट मैन बने थे। और अब मोदी जी का ख्वाब है, उनका सपना है कि वो दुनिया के रिचेस्ट मैन बनना चाहते हैं। प्रधानमंत्री तो बन गए, वो दुनिया के रिचेस्ट मैन बनना चाहते हैं। फिर उसने मेरे को एक एक करके, मैं बड़ा धीरे धीरे उसकी बातों पे, पहले तो मैं एकदम शॉक हो गया, ये कह क्या रहा है कि अडानी के अंदर सारा पैसा मोदी जी का लगा है। इन दोनों घटनाओं का भाषणकार अरविंद केजरीवाल के जेल में जाने से क्या संबंध था, क्या नहीं था, मुझे नहीं पता, लेकिन कोर्ट ने ये कहा कि अरविंद केजरीवाल दोषी नहीं दिखता है। उनके आरोप पत्र को भी रिफ्यूज कर दिया, प्रथम दृष्टया सबूत भी नहीं मिले। इस आधार पे हम ये कह सकते हैं कि झूठा फंसाया, जैसा केजरीवाल कह रहे हैं, और हो सकता है ना भी झूठा फंसाया हो, पर कोर्ट कह रहा है तो हमको मानना पड़ेगा। अन्ना हजारे ने मान लिया। अब अगर हम बात पे आते हैं और इस बात को एक मिनट के लिए मान लें कि अरविंद केजरीवाल ने यह आरोप लगाया कि चेहरा है अडानी, बिजनेस है मोदी जी का, तो इस तर्क के हिसाब से इजराइल की ये जानकारियां हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। इजराइल का एक पोर्ट है हाइफा पोर्ट, हाइफा के अलावा भी चीजें हैं। ये पोर्ट है इजराइल का, और यहाँ पर बड़ी संख्या में अडानी जी ने अपना धंधा शुरू किया है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड ने, जो ऑफिशियल जानकारी है, रिकॉर्ड पे है, आप इस कंपनी के वेबसाइट पे भी जाके चेक कर सकते हो, हाइफा पोर्ट कंपनी जो है उसका अधिग्रहण किया 1.2 अमेरिकी डॉलर ने, 1.2 अरब अमेरिकी डॉलर, और ये रकम बैठती है 9,500 करोड़ रुपए की। इतने रुपए में इस पोर्ट की 70% हिस्सेदारी खरीदी गई, यानी कि, और बाकी वहां का गैडॉट कंपनी जो है उसके पास है 30%। यानी इजराइल में एक पोर्ट है जो अडानी का है। अडानी इजराइल में धंधा करता है। अब ये ठेका अडानी ने अपने आप ले लिया या मोदी जी ने दिलाया, मोदी जी ने अपने आप दिलाया या एप्स्टीन के संबंधों के कारण दिलाया, हमको कुछ नहीं पता, इसलिए हम कुछ बोलेंगे भी नहीं। लेकिन एक संयोग है, अडानी साहब वहाँ धंधा कर रहे हैं, उनको ये ठेका मिला है, और ये भी संयोग है कि मोदी जी के सरकार में आने के बाद जिस रफ्तार से अडानी जी को ठेके मिले हैं वैसे कभी नहीं मिले थे। ये भी संयोग है कि अडानी जी को ठेके दिलाने की में मोदी जी की भूमिका बार बार कई दफ़ा सामने आई है। इसलिए ये कई बार मान के चला जा सकता है कि नेतन्याहू ने मोदी जी के साथ संबंधों को अच्छा बनाने के लिए, या मोदी जी को ऑब्लाइज करने के लिए, या मोदी जी को मुट्ठी में लेने के लिए अडानी को ये ठेके दिए हों। अनुमान लगाया जा सकता है, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि इसका कोई प्रमाण हो सकता है। तो कुल मिला के 1.18 से लेके 1.20 बिलियन डॉलर अगर वहां पर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये अपने आप में बड़ा सवाल है। इजराइल ने 2054 तक इस पोर्ट को चलाने का अधिकार दिया हुआ है इस कंपनी को, 2054 तक। अब अगर ऐसे में नेतन्याहू से पंगा लोगे तो क्या होगा? निश्चित तौर पे जो जो कहेगा नेतन्याहू, कोई भी बिजनेसमैन वही वो करेगा, क्योंकि बड़ा घाटा हो सकता है। और जब वो वही वो करेगा तो निश्चित तौर पे जब वो ईरान का साथ नहीं देगा तो पूरी की पूरी आईटी सेल और दूसरे लोग जस्टिफाई तो करेंगे, ईरान बहुत बुरा था, बहुत बुरा था, समझाना ही पड़ेगा। बहरहाल इस डील के साथ अपने आप में कुछ चीज़ें आती हैं जो बताती हैं कि हाइफा पोर्ट में अडानी का बड़ा इन्वेस्टमेंट है। लेकिन इजराइल के साथ अडानी का सिर्फ यही बिजनेस इंटरेस्ट नहीं है, डिफेंस और सुरक्षा के क्षेत्र में भी अडानी की जबरदस्त भागीदारी है। एल्बिट सिस्टम्स के साथ में
एक जॉइंट वेंचर अडानी लेकर आए हैं, अडानी एल्विट एडवांस सिस्टम इंडिया लिमिटेड। ये कंपनी ड्रोन और एडवांस रक्षा प्रणालियों के कोऑर्डिनेशन में काम करती है और ये दोनों देशों के बीच में रक्षा उत्पादन और तकनीक में साझेदारी रखती है। यानी ड्रोन बनाते हैं उस कंपनी के अडानी जी भारत में। आज एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कुछ चैनल पे बैठ के कुछ लोग कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम यहाँ पर अपना एयर डिफेंस सिस्टम बनाएंगे और फैक्ट्री लेवल पे बनाएंगे। तो एंकर पूछता है, भाई साहब बनाओगे कैसे? बोले हमारे पास है ना, भारत के 140 करोड़ लोग किस दिन काम आएंगे। इसमें संकेत मिलता है। और यहाँ पर जब जाते हैं तो आपको कुछ और संकेत भी मिलते हैं कि जब ये ठेके मिल रहे थे इन हथियारों को बनाने के, तो सरकार ने, ये भी जानकारियाँ आई हैं, सरकार ने शर्तों को ऐसा कर दिया कि भारत सरकार की जो कंपनियां वो ये ठेके ना ले पाएं, और उसमें एक ही व्यक्ति ले सकता था और उसने ले लिया। बहरहाल तो कुल मिला के ये एक अपने आप में रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में बड़ी तकनीकी साझेदारी की बात है और भारत में उसका उत्पादन कर रहे हैं। हम जानते हैं कि जब पाकिस्तान के साथ ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो ऐसे वाले मेरे ख्याल से लाइटियर वो कहलाते हैं ड्रोन इस्तेमाल हुए, जो बेसिकली पंखों से उड़ने वाले रॉकेट होते हैं। और वो मोदी जी ने 2-4 दफ़ा उनकी तारीफ की है ऑपरेशन सिंदूर के बाद, उस तनाव के माहौल में भी। अब वो अपनी कंपनी का माल प्रमोट कर रहे थे, अडानी की कंपनी का माल प्रमोट कर रहे थे। अब ये अलग अलग लोग व्याख्या देंगे, केजरीवाल कहेंगे वो अपनी कंपनी का माल प्रमोट कर रहे थे, दूसरा कहेगा अडानी की कर रहे थे, तीसरा कह रहा था भारत में बनी हुई कंपनी है तो भाई स्वदेशी का कर रहे थे। ये आप आपकी कल्पना पे छोड़ता हूँ, आप इसका जो मतलब निकालना चाहें। इसके साथ साथ टॉवर सेमीकंडक्टर 10 अरब का एक सेमीकंडक्टर इन्वेस्टमेंट प्लान बातचीत में चल रहा था और ये चिप मैन्युफैक्चरिंग में प्रवेश देने वाली अडानी को एक बड़ी और बहुत बड़ी परियोजना हो सकती थी। ये मामला आगे कहाँ तक गया इसकी जानकारी अभी मुझे नहीं मिल पाई है। इसके अलावा AI टेक्नोलॉजी लैब वगैरह में भी सहयोग है और ये अडानी ने कब कहा, जब हाइफा पोर्ट का अधिग्रहण हो रहा था तब उसने कहा कि AI लैब सहयोग में भी इजराइल के शहर तेल अवीव और हैफा यूनिवर्सिटी के साथ काम बढ़ाने की योजना अडानी लेकर चल रहे हैं। यहाँ पे आते हैं, इसके आगे आइए आप। अडानी के निवेश को सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि रणनीतिक कनेक्टिविटी के तौर पर भी देखा जाता है। भारत मिडिल ईस्ट यूरोप लॉजिस्टिक्स कॉरिडोर की जो बात हो रही है, उस कॉरिडोर को अभी तक माना गया है कि वो उससे ज़्यादा सस्ते कॉरिडोर दुनिया में अवेलेबल हैं, लेकिन इस कॉरिडोर के साथ डेवलप होने के साथ एक बड़ा इन्वेस्टमेंट करने का मौका अडानी के पास बनता है। यानी कुल मिला के, और इजराइल के पास ये ताकत है कि उसको पंक्चर कर दे। अगर आप सीधे से और समझना चाहें तो जिस एल्बिट कंपनी के साथ इनका तालमेल है वो लॉइटरिंग एम्यूनिशंस बनाती है। लॉइटरिंग, अभी देखिए मैं प्रोनाउंसिएशन भूल गया था। लॉइटरिंग एम्यूनिशंस बनाती है, यानी कुल मिला के एक मिसाइल है जो हवाई जहाज की तरह उड़ के जाती है और वहीं पर उड़ा के नष्ट कर देती है, टारगेट पे वापस नहीं आती है, वन वे। आर्टिलरी और रॉकेट सिस्टम बनाती है, इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स और सर्विलांस का काम करती है, कम्युनिकेशन राडार बनाती है और एवियोनिक्स और एयरबोर्न सिस्टम बनाती है। और इन सब के लिए भारत में असेंबलिंग का काम होता है, यानी आदमियों की कमी है तो भारत से लो, और अलग अलग स्तर पर होता है, जिसमें अडानी डिफेंस और एयरोस्पेस के साथ में इनका जॉइंट वेंचर है। हर्मीस 900 जैसे ड्रोन की असेंबली, इंटीग्रेशन और मैन्युफैक्चरिंग भारत में होती है। आप इस पूरी चीज़ को अगर आप समझें, डिटेल में जाते जाएंगे तो आपको निकलता जाएगा, लेकिन एक बात पक्का मान के चलिए कि इतना ज़्यादा धंधा जहां से मिल रहा है वो भी किसी को, दोस्त को, राहुल गांधी कहते हैं दोस्त हैं, केजरीवाल कहता है कि मोदी जी मालिक हैं उसके। लेकिन जो भी हो, जहां से इतना धंधा मिल रहा है अडानी को, उस देश की बात जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ईरान वाले मामले में मोदी जी का जो रवैया अचानक बदला है, दिखावा तक छोड़ दिया है,
झूठ के लिए भी, इमेज बचाने के लिए भी अगर वो इजराइल के खिलाफ एक शब्द भी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, वो मोदी जी जो कुछ दिन पहले संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के खिलाफ प्रस्ताव में वोटिंग करते हैं, कुछ समय बाद बुलाए जाते हैं इजराइल में, और वहां से लौटने के बाद रवैया बिल्कुल बदल चुका होता है, तो कुछ तो गड़बड़ है दया। दरवाजा कौन तोड़ेगा, कौन अंदर घुसेगा, कौन अंदर की जानकारी निकालेगा, CID ACP प्रद्युम्न जाने, पर सीन एकदम साफ दिखाई देता है। बहुत सारे बिंदु एक दूसरे से मिल रहे हैं, इतने सारे सर्कमस्टांशियल एविडेंस ये बताते हैं, ये पारिस्थितिक सबूत हैं, परिस्थितियां इस ओर इशारा कर रही हैं कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। बाकी तो जांच से ही पता चलेगा, और जांच से ही कुछ पता चल पाएगा, और ये जांच कौन करेगा, कहां करेगा, कब करेगा, हमको नहीं पता। लेकिन जिस दिन जांच होगी उस दिन निश्चित तौर पे कुछ चौंकाने वाली बातें सामने आएंगी, इधर की भी आ सकती हैं, उधर की भी आ सकती हैं। नमस्कार, जय हिंद।